हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन जी क्लासेस। आज मैं आपको एक ऐसा सेक्शन पढ़ाने वाला हूँ जिसका प्रैक्टिकल आप लोग अक्सर करते रहते हैं, और जिस चैप्टर में हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं वो चैप्टर काफ़ी इजी होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं अक्सर लोगों को सजेस्ट करता हूँ। तो आज का जो चैप्टर मैं लिया हूँ वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री सेक्शन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये हर एक एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आजकल ज्योमेट्री से आ रहे हैं, और ये क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10 इनमें से जो भी किसी क्लास में कोई अगर बच्चे हैं तो उनके लिए भी ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पेशली जो बच्चे क्लास 9 और 10 के हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, और क्लास 6 से ही ज्योमेट्री का काफ़ी ज़्यादा वेटेज बढ़ जाता है, इसलिए 6, 7, 8 वाले के लिए भी ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ साथ ये सेशन जो है आजकल बैंकिंग में भी ज्योमेट्री से क्वेश्चन आने लगे हैं, तो बैंकिंग वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और एसएससी, जीडी और एसएससी का जितने भी एग्जाम है या रेलवे के जो भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं उन सारे में ये ज्योमेट्री सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई और भी ऑनलाइन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि आपको ओलंपियाड से मिलता जुलता कोई एग्जाम है, तो उसमें भी ये सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट ही नहीं बताने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो आपका डिटेल सॉल्यूशन होता है वो तो मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद आप लोग अगर ओलंपियाड का एग्जाम दे रहे हैं या फिर बैंकिंग का या एसएससी का या किसी भी टाइप्स का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उस समय ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है वो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि ज्योमेट्री जो है वो वर्ड से ही पता चलता है कि सिर्फ फिगर से रिलेटेड ये कुछ पढ़ाई है इसमें। तो जब फिगर से रिलेटेड पढ़ाई है तो फिगर का मतलब ये कि देखना, और जब देख कर हम किसी फिगर के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए पेपर पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस क्वेश्चन देखा और डायरेक्ट आंसर आएगा आपका। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। दिस इज पॉइंट। ये पॉइंट है। पॉइंट को मैं आपको शायद दिख रहा होगा, आपको नहीं दिख रहा तो एक बड़ा सा एक ले लीजिए, ये आपका एक पॉइंट है। अब ज्योमेट्री का जो पहला टर्म है वो पॉइंट के बारे में आपको बताना है। तो पॉइंट में आप देख सकते हैं कोई भी एक डॉट हो गया वो पॉइंट हो गया। अब पॉइंट ये ज्योमेट्री मैंने बताया सारा आपको प्रैक्टिकली तौर पे बताऊंगा। तो जब आप अपने किचन में जाएंगे और जब उसमें आप मस्टर्ड देखेंगे जिसे सरसों कहते हैं, तो एक सरसों का दाना को ले लीजिए और वही आपका एक पॉइंट हो गया। उसी से आप एक पॉइंट समझ सकते हैं। मूविंग ऑन, अब बहुत सारे सरसों के दाने को आप एक एक चिपकाते चले जाएं, जैसे मैं अभी आपको चिपका कर दिखा रहा हूँ। जब ऐसे से चिपकाते चले जाएंगे तो दिस इज अ लाइन, ये एक लाइन बन जाएगा। जैसे चींटियों को देखे ना, चींटी लाइन में लगी होती है, बोलते हैं चींटी लाइन में लगी है। तो वो क्या होता है, एक चींटी को आप वहां पे पॉइंट बोलेंगे, और जब नंबर ऑफ चींटी वहां पे लगी हुई है लाइन में, एंड जिसे बोलते हैं, तो वो क्या होता है आपका लाइन बनता है। एंड लाइन के बारे में बता दूं, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो अब इस लाइन में देखेंगे ये एरो का जो साइन बता रहा है आपको, इधर से लेफ्ट एरो एंड राइट एरो जो है ये बता रहा है कि एंडलेस पॉइंट है, ये इन्फिनिट तक जा रहा है। इन्फिनिट तक जाने का मतलब है अगर सन से कोई रेज निकल रहा है तो आप देखते हैं कि वो डायरेक्ट आ रहा है, अर्थ पे पड़ रहा है। तो अर्थ भी अगर नहीं होता तो शायद और दूर तक चला जाता है। जैसे हम लोग बताते हैं ना कि ये यूनिवर्स में सनलाइट काफी दूर तक जा रहा है, तो अगर आप ऐसे भी टॉर्च, जो हम लोग टॉर्च यूज करते हैं, तो अपने वॉल पे जब टॉर्च को रिफ्लेक्ट करेंगे तो वॉल आपका लाइट आ जाएगा वॉल पे। बट जब इसी टॉर्च को जब आसमान में आप ऊपर की ओर इसको ऑन करते हैं तो देखते हैं उसका कहीं पे रिफ्लेक्शन, कहीं पे वो टकरा ही नहीं पाता। जब टकराता ही नहीं है तो उसका लाइट हमको पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ तक लाइट जा रहा है। तो उसी तरह से ये आप देख सकते हैं कि इसे आप समझ लीजिए, जहां तक ये इसको आप देखते जाएंगे, जहां पर तक आप देख सकते हैं आपको लगेगा लाइन वहीं तक है, और उसके बाद भी ये जाता रहता है। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है कि अगर मॉर्निंग में जब आप लोग देखते हैं सनराइज होता है तो लगता है सनराइज तो बस उसके घर के पीछे से निकल रहा है, डैट मीन्स वहीं तक वो लाइन है। बट अगर आप चलते जाएंगे तो वो एंडलेस पॉइंट होता है, आपका वो डिस्टेंस मेजर ही नहीं होगा, आप चलते चले जाएंगे। ओके, ये बजरंगबली ही सिर्फ वहां तक पहुंचे थे, तो वो लाइन नहीं था, वो लाइन सेगमेंट था, क्योंकि वो धरती से निकले थे और सन तक पहुंचे थे। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा स्टोरी कि हनुमान जी ने सन को निगल लिया था। सो लाइन हैज नो एंड पॉइंट, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है। लाइन चलता चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा, ये चलता चला जाएगा। या फिर बाहुबली वाला जो आप लोग मूवी देखे होंगे, जब एरो छोड़ते हैं यहाँ से तो वो इन्फिनिट तक चलता जा रहा है जब तक उसे टारगेट नहीं मिल रहा है, तो वो लाइन है। अब लाइन को जब हम कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर दिया मैंने, तो आप देखेंगे ये बन जाता है जिसका दो एंड पॉइंट है। जब मैंने इसे काट दिया तो ये आगे के पीछे से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो दिस इज द लाइन सेगमेंट, इसे मैं मेंशन कर देता हूं, लाइन सेगमेंट।
and this one is line, and this is point. First point is point, then line, and third one is line segment. लाइन सेगमेंट का क्या होता है, दो इंड पॉइंट होता है। अब लाइन सेगमेंट आप देख सकते हैं, जैसे आपके घर पे बेलना होगा ना, जो रोटी बनाया जाता है जिससे, वो आपका किचन में लाइन सेगमेंट है। आप मम्मी को दिखा सकते हैं, मम्मी ये देखो ये लाइन सेगमेंट है, और या फिर मम्मी से ही पूछ सकते हैं, मम्मी लाइन सेगमेंट ऐसा होता है, इसका कोई दो इंड पॉइंट होता है, वैसा कोई एग्जांपल दिखा दो, तो वो एग्जांपल दिखाएगी, देखो ये बेलना है। और अगर आप बदमाशी कर रहे हो और परेशान करके पूछना चाहते हो, तो वो बेलने से आपको परमानेंटली याद हो जाएगा कि लाइन सेगमेंट होता कैसा है। ओके, तो दिस वन इज लाइन सेगमेंट। पॉइंट क्लियर हो गया हो आपको। बहुत सारे पॉइंट से मिल करके लाइन बनते हैं, जैसे चींटियों का मैंने एग्जांपल दिया। फिर लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये लाइन को जब मैं दो साइड से काट देता हूं तो ये लाइन हो गया। अगर मैं इसे ए बी नाम दे दूं तो ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, और इसे ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ए बी एंड दिस इज द लाइन सेगमेंट। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, तो ए बी एक क्या है आपका, लाइन सेगमेंट है। एक और वर्ड मैं आपको बता दूं, बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले भी होंगे तो उन्हें मैं बता दूं, भाई अपने दोस्तों का तो नाम याद रखते हैं ना आप लोग, तो बस ज्योमेट्री में हार्डली मुझे लगता है 15 से 20 नाम ही होंगे लाइन सेगमेंट। इसे आप दोस्त की तरह समझ लीजिए। और लाइन सेगमेंट मैं बता रहा हूँ, एक बेलना है, एक लाइन है, तो उसमें आपको लाइन सेगमेंट का शुद्ध हिंदी या जानना जरूरी नहीं है, आप समझ सकते हैं, नाउन तो समझ ही सकते हैं ना। पहले तो लोग राम श्याम ही जानते थे, आजकल मैरी कॉम भी जानते हैं, और अब तो और आगे हो गया तो जानते ही हैं फॉरेनर्स नाम, वैसे लोग भी जानने लगे, जॉन क्या है, माइकल क्या होता है। तो आप लोग नाम से सीख रहे हैं ना। आप बोलेंगे सर माइकल और जॉन में इंग्लिश नाम है तो मैं नहीं सीखूंगा इसे, तो वैसे ही लाइन सेगमेंट, पॉइंट। अब पॉइंट को हिंदी में बिंदु बोलते हैं, तो बिंदु भी तो आप रट ही रहे ना, बिंदु किसी का नाम हो सकता है, बिंदु तो बॉलीवुड में भी किसी का नाम है, तो बिंदु रट रहे हैं तो आप पॉइंट भी रट सकते हैं। तो दिस इज द पॉइंट, लाइन एंड लाइन सेगमेंट। मूविंग ऑन, फोर्थ जो आपका होता है वो है रे। दिस इज रे, एरो, एरो का साइन आपने देखा होगा। तो ये आपका क्या होता है, रे होता है। रे का क्या होता है ना, वन एंड पॉइंट होता है। जितना भी आप लोग राम जी का जो भी सीरियल देखते हैं या जो भी रामायण वायन दिखाया जाता है, तो सभी राम जी के पास जो तीर रहता है ना, वो आपका एरो होता है। वैसे भी इंग्लिश में एरो ही बोलते हैं। तो एरो आपका क्या होता है, रे ही होता है। वो रे का एक एंड पॉइंट होता है जो उनके पीछे लगा होता है, और जब जैसे ही वो चलाते हैं वो इन्फिनिट तक चलता जाता है। दैट मीन्स रे का एक तो एंड पॉइंट है, एक एंडलेस है, इसका कहाँ तक जाएगा ये कोई पता नहीं है। वो अगर हम लोग चलाएंगे तीर तो शायद थोड़ा दूर ही जाए, बट राम जी चलाएंगे तो काफी दूर तक जाएंगे। तो ये यही चीज है कि उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है कि वो कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो दिस इज रे, आप इसे मेंशन कर लीजिए, ये है आपका रे। सो मूविंग ऑन, नाउ मैंने अभी तक आपको लाइन सेगमेंट, रे एंड पॉइंट्स के बारे में बताया। अब इनका यूज क्या होता है, अब ये आगे चलकर अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो एंगल्स के बारे में आता है। तो एंगल के बारे में बताने से पहले बताता हूँ एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब दो रे आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या होता है, कुछ ना कुछ एंगल बनता है वहां पे। जैसे आप देख सकते हैं फिगर में, ओ एक रे है, रे आप देख सकते हैं ऐसा रे होता है, वन एंड पॉइंट होता है, तो दिस इज द एंड पॉइंट। ओ आपका क्या है, एक रे का आर्म है। नेक्स्ट, एंड ओबी आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, आपको आई होप क्लियर हो रहा होगा। ओबी ये भी आपका क्या है, एक रे है, दिस इज द रे। तो दो रे आपस में जब मिले तो इसका एक कॉमन वर्टेक्स पॉइंट है। दो रे जब आपस में मिलते हैं तो उनका जहां पे मिलन होता है, ठीक है, उस मिलने की जगह को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ये देखिए, ये एक रे था, ये एक रे था, ये दोनों आपस में कहां पे मिला, इस पॉइंट पे मिला। ये मिलने वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स, VERTEX, वर्टेक्स बोलते हैं इसे। ओके, तो ये आपका क्या होता है, एक एंगल बनाता है। इसके बीच का जो ये लेंथ होता है, दिस लेंथ इज कॉल्ड एंगल। तो ये आप लिख सकते हैं, ये साइन होता है एंगल का, एंगल AOB। अगर मैं इसका कोई मेजरमेंट लिख दूं, सपोज कि ये 60 डिग्री अगर मैं लिख देता हूं, तो ये 60 डिग्री इसका क्या हो गया, मेजरमेंट है। दिस इज द एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल का मेजरमेंट है यहाँ पे। अब एंगल कितने टाइप के होते हैं, तो देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एंगल जो आपको जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनके बारे में हमें डिटेल पढ़ना होता है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी रब दिस बोर्ड। तो देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एंगल, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, शायद MCQ में कभी पूछा जाए, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एंगल, तो देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एंगल। उसके बारे में बताता हूँ।
फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। इसे आप फिगर में देख सकते हैं। ये तो अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये तो 90 डिग्री का फिगर होता है, तो ये थोड़ा सा कम होना चाहिए। डैट मीन्स आप इसे यहां से ले ले, जो भी ले 90 से छोटा ले। 90 से छोटा लेने के बाद अब ये 0 से आपका बड़ा है, ये जो एंगल हो रहा है, मान लिया अगर ये 85 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या है आपका? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्यों है? क्योंकि 85 डिग्री जो है आपका वो 0 डिग्री से बड़ा है एंड 90 डिग्री से छोटा है, तो ये आपका क्या हो गया? एक्यूट एंगल हो गया। तो एक्यूट एंगल का मेजरमेंट आप लिख लीजिए कि 0 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। दिस टाइप्स ऑफ एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। और बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक्यूट एंगल्स पे मिलेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप इज राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है? बस एक 90 डिग्री का एंगल होता है, उसे राइट एंगल कहते हैं। दिस इज द राइट एंगल। ये आपका राइट एंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री का है। और 90 डिग्री का एग्जाम में अक्सर आपको सिंबॉलिक फॉर्म में दिया रहेगा। ये आपका ऐसे बना होगा, ये आपको शो करता है कि दिस इज द राइट एंगल। ओके, ये 90 डिग्री को शो करता है। यहाँ पे आप इसका नेम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे ओ ले लूँ तो यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ, यहाँ पे वाई ले लेता हूँ, तो ये आपका क्या हो गया? नेमिंग हो गया। इसका नेमिंग हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, बट ये भी ध्यान में रखना चाहिए नेमिंग करते समय एक कंटिन्यूअसली फॉर्म में हो, एक सीरियल वाइज हो, जैसे ABC हो। ऐसा नहीं ले सकते हम लोग कि AP एंड Z, ये अच्छा नहीं लगता देखने में। इसका रूल भी नहीं है, अगर आप APZ लिखेंगे तो उसे कोई गलत भी नहीं कहेगा, बट एक सीरियल वाइज में हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? वो 90 डिग्री से बड़ा एंड 180 डिग्री से छोटा होता है। उसका फिगर मैं कैसे बना सकता हूँ? ये देखिए, ये 180 डिग्री का फिगर है। तो अगर आप एक एंगल लेते हैं, वो 90 से बड़ा होगा। अगर ये सपोज कि 120 डिग्री का एंगल है, अगर 120 डिग्री का एंगल है तो वो क्या होता है? आपका 90 से बड़ा है क्योंकि 120 है, एंड 180 से छोटा है, तो वो ये आपका क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है आपका। दिस इज 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री, जरूरी नहीं है कि ये 120 डिग्री ही हो, यहाँ पे कोई सा भी एंगल हो सकता है। 160 डिग्री भी हो, 175 डिग्री भी हो, बट 180 डिग्री नहीं होगा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक्यूट एंगल 90 से छोटा, राइट एंगल 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा बट 180 से छोटा। अब इसके बाद नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है आपका? 180 डिग्री का होता है। वो भी दिखा देता हूं आपको। दिस इज स्ट्रेट एंगल। ये एकदम स्ट्रेट सा एक लाइन है और ये होता है आपका 180 डिग्री का। इस पे बहुत सारी ये प्रॉपर्टीज भी है एक, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, और जो मैं भी कराऊंगा आगे के सेशन में। तो ये 180 डिग्री का एंगल है स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल का एग्जांपल क्या देखना है? आप जब किचन में जाते हैं जहाँ पे आपका गैस बर्नर वगैरह रखा रहता है, स्टोव वगैरह, तो वो जो प्लेस होता है दैट इज 180 डिग्री का, वो आपका 180 डिग्री का, उस पर हम लोग कोई भी चीज़ रखेंगे वो गिरेगा नहीं, तो वो आपका क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट जगह है वो। ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? इसी पॉइंट्स को अगर यहाँ पे तो पता है कि 180 डिग्री, मैं अगर ऐसे कर दूं तो ये एंगल जो बनाता है आपका, ये रिफ्लेक्स एंगल बनाता है। तो रिफ्लेक्स एंगल में आपको जो मेजरमेंट पूछा जाता है वो आपका क्या होता है? 180 से बड़ा होता है एंड 360 से छोटा होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल के लिए आप लोग लिख लीजिए 180 से आपका बड़ा होगा एंड 360 डिग्री से आपका छोटा होगा। दिस टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। इसे आप सिर्फ इस सिंबॉलिक फॉर्म में, ये सिंबॉलिक फॉर्म अगर आप लिख लिए 180 से बड़ा एंड 360 से छोटा, और यहाँ पर अगर आप R लिख लिया, RA लिख लिए, तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। इस फिगर से ही आप सारा चीज प्रॉपर्टी बता सकते हैं किसी को। आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। नोट्स कैसे बनाते हैं ये भी सीखिए आप लोग। 180 से बड़ा, 360 से छोटा, एक्स इज एंगल, इसके जो भी हम एंगल ले सकते हैं वहां पे, और दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। दिस इज ऑल अबाउट द नोट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? एक पूरा कंप्लीट डिग्री का जो एंगल होता है आपका, एक कंप्लीट राउंड होता है वो, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन बोलते हैं। आप लोग रिवोल्यूशन से जानते हैं कि अगर मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ अगर मतलब आपका मून रिवॉल्व कर रही है, ये जो रिवोल्यूशन होगा, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा, तो वो 360 डिग्री एंगल बनाएगा। अब इसका एग्जांपल आपको घर में कहाँ से मिलेगा? तो अपने वॉच को देखिए, जो वॉल वॉच होते हैं, जो दीवार पे टंगे होते हैं वॉच, वो जब कंप्लीट घूमकर आपका एक राउंड कंप्लीट करते हैं, वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं वो, तो वो आपका क्या होता है? कंप्लीट एंगल होता है। दैट मीन्स वो 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट करते हैं। नाउ मूविंग ऑन, वन मोर, जो आपका पहला थ्योरम जो यहाँ से निकल कर आता है, जिसपे बेस्ड आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, वो क्वेश्चन आपका जो होता है वो एंगल सम प्रॉपर्टी पे।
वो एंगल सम प्रॉपर्टी जो आपका होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी पे क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो ये आपका एक एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया कि इस पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। इस पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बैंकिंग के भी क्वेश्चन एग्जाम सेट में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, ओलंपियाड में भी मिलेंगे, रेलवे, एसएससी, हर एक टाइप्स के एग्जाम में आपको इस पे क्वेश्चन मिलेंगे। उसका मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, एक और प्रॉपर्टी इसमें बचा है वो पहले कंप्लीट करवा लेते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी एक स्ट्रेट लाइन पे जो सम होता है जितने भी एंगल का वो 180 डिग्री होता है। डेट मीन्स अगर इस पे मैं ऐसा फिगर बनाऊं 1 2 3 4 और अगर हर एक के एंगल को अगर सम कर दे तो ये 180 डिग्री आपको देगा। आप सभी का एंगल को अगर यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे 5 एंगल्स हैं, सारे स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, तो ये इनका सम कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। जस्ट अभी मैं विद इन 30 सेकंड में आपको इस पे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो कि अभी इस सेशन का लास्ट प्रॉपर्टी है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, आप लिख लीजिए यहाँ पे VERTICALLY, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट का एंगल का मतलब क्या होता है, आप देखते हैं ना सामने वाले खिड़की, बस वही सेम चीज है। सामने वाले खिड़की में क्या होता है, ये अगर यहाँ पे कोई दोस्त रहता है तो इसके सामने वाला जो पड़ोसी हो जाएगा वो आपस में फ्रेंड बन जाएगा, दैट मीन्स ये दोस्त बन जाएगा। और दोस्त का मतलब ही होता है हर एक चीज इक्वल शेयरिंग करना। अच्छा फ्रेंडशिप है तो सब चीज बराबर होगा उनके पास। तो इनके पास अगर लंच के टाइम में 50 रुपीज है तो इनके पास भी 50 रुपीज होगा, तभी दोस्ती नहीं अच्छे से चलता है। अगर आपको कोई पार्टी दे रहा है और उसके बाद नेक्स्ट डे आप उसको पार्टी नहीं देंगे तो वो दोस्ती टिकता नहीं है, ठीक है। तो इक्वल वाला जो होता है ना आपका, तो वो गो इन डच, लेट्स गो डच, गो डच एक प्रोवर्ब, आप इसे भी फ्रेजल वर्ब भी नोट कर लीजिए। गो डच का मतलब होता है बिल का समान भागों में भुगतान करना। तो वर्टिकली अपोजिट का एंगल का मतलब जो मेरे दोस्त के पास है वही चीज मेरे पास है। सामने वाले के पास 50 रुपीज है, दैट मीन्स 50 डिग्री अगर है तो मेरे पास भी 50 डिग्री होगा। वैसे ही अगर इस साइड की अगर बात करें तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको दिख रहा होगा, जो इसके पास होगा वही उसके पास होगा। दैट मीन्स अगर इसके पास मान लीजिए आपका 130 डिग्री एंगल है तो इसके पास भी 130 डिग्री एंगल होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में आपको यही मेंशन करना है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इक्वल का मतलब बराबर होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, और अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा पावर आप 360 पे कर लीजिए सिर्फ क्वेश्चन के लिए आप। तो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, पहले तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे आप एग्जाम में कैसे बनाते हैं, उसके बाद बिना पेपर पेन का आप कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो दिस इज द क्वेश्चन, x 65 डिग्री 2x - 20 डिग्री, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल दिया रखा है। आपको बोल रहा है x का वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये क्लास 9 का क्वेश्चन है, तो ये आपको x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो हम लोग को पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर स्ट्रेट लाइन पे कोई एंगल बने हुए हैं तो उनका सम कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। अभी जस्ट मैंने इसे करवाया था, तो मैंने इन सभी एंगल को यहाँ पे ऐड के फॉर्म में लिख लिया, सम कर लिया और इक्वल टू आपका 180 डिग्री हो गया। जब इसे आप सॉल्व करते हैं तो ध्यान देंगे 2x + x 3x, नाउ 65 में 20 चला गया इज इक्वल टू 45 एंड इज इक्वल टू आपका क्या है, 180 डिग्री है। नेक्स्ट में लाइन में क्या होगा, आपका 3x है प्लस 45 उधर जाएगा तो माइनस होता है, तो 3x इज इक्वल टू जब 180 में आप 180 - 45, फिर 3x इज इक्वल टू जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका 135 दे देगा। नाउ x इज इक्वल टू आपका 45 डिग्री आ गया। तो ये x इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके ओलंपियाड में आ गए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या जीडी किसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आ गए, तो क्या आप उसे इतना सॉल्व करने वाले हैं? नहीं, ऐसा सॉल्व करेंगे तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप करेंगे क्या, आपको पता है दिस इज 180 डिग्री, ये 180 डिग्री है। 180 डिग्री में आप देखेंगे 65 में से 20 चला गया, 45 बचा। अब इधर 45 है, 180 डिग्री में आपका 45, इधर 45 है, उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 180 डिग्री में 45 गया तो 135। यहाँ तक तो आपको ओवरऑल आ जाएगा। आप ऑप्शन में देखेंगे 135 ऑप्शन है, बट इसे टिक नहीं करेंगे क्योंकि 135 जो आपका है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो किसके लिए दिया हुआ है, 3x एंगल के इक्वल में 135 है। अब 3x इसमें से किसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 135 दे दिया जाएगा,
तो क्या आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 देगा? नहीं, वो तो 1 टाइम्स में ही 135 है। अगर इसे 3 से करेंगे तो ये भी नहीं देगा, 6 3 18, तो 180 डिग्री आपका हो गया। हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है और 135 चाहिए। ये तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ही अगर इसको राउंड फिगर में 50 भी ले ले तो 50 से 150 हो गया, तो आप तो इससे ऊपर चले गए, 135 तो नहीं आ रहा, ओनली 1 ऑप्शन बचा है। तो एग्जाम में आपका इस पे क्या होगा, ये तो मैं आपको हर एक ऑप्शन से सिखाया हूँ। आप डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे कि 135 चाहिए 3 टाइम्स, आप देखेंगे यहाँ पे 4 है, 4 3 या 12 होता है, आपको ऑलमोस्ट आइडिया लग जाएगा कि 120 तो 4 के आसपास से ही मिल जा रहा मुझे, तो यही ऑप्शन होगा। हिट एंड ट्रायल कीजिए, 3x के जगह पे 3 इंटू एक्स के जगह पे ये 45 यूज कीजिए और आपका आंसर ओरल आ जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज, ये भी आपका RS अग्रवाल के बुक से लिया गया क्वेश्चन है, क्लास 9 के बुक से लिया गया क्वेश्चन है, बट ये आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और ओलंपियाड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, फिर ओरल कैसे बनाएंगे वो भी बताता हूँ। तो डिटेल में देखिए, ये एक स्ट्रेट एंगल दे रखा है, इस पे 3 एंगल बने हुए हैं, एंगल X, एंगल Y एंड एंगल Z। इसका जो मेजरमेंट दे रखा है वो रेशियो में दे रखा है। एंगल X आपका कितना है, 5 है, ये 4 है और ये 6 है, तो 5:4:6 दे रखा है रेशियो में। अब मैंने आपको बताया कि एंगल सम प्रॉपर्टी से आपका ये सारे का सम कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो बस इसमें क्या करना है, 5, 4 एंड 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट जब भी आपका रेशियो में दे रखा होता है, जब भी आप रेशियो में दे रखा होगा तो वहां पे क्या लेते हैं हम लोग, x ले लेते हैं या y ले लेते हैं या z ले लेते हैं, कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो आप इसे क्या करेंगे, 5x प्लस 4x प्लस 6x करेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री एग्जाम में लिखेंगे। नाउ अब इन सभी को ऐड करेंगे तो 6 4 6 10 5 15x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक तो आप एग्जाम में करेंगे 15x इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ पे ये डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 12 डिग्री। सॉरी वीडियो बार बार पॉज हो रहा है, बगल में आपका ट्रेन जा रही है और ट्रेन की आवाज़ के कारण मुझे डिस्टर्ब होता है और इसलिए मैं वीडियो को पॉज करवाता हूँ। नाउ अब x इक्वल टू आपका 12 डिग्री आ गया। अब 12 डिग्री आने के बाद आप एंगल किस तरह से फाइंड करते हैं, फर्स्ट एंगल इज 5x है ना फर्स्ट एंगल, तो 5 ले लिया इंटू x के लिए क्या लेंगे, 12 लेंगे, 12 5 जा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ये आपका फर्स्ट एंगल है। सेकंड एंगल इज 4x, तो 4 इंटू x की जगह पे क्या लेंगे, 12 लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 48 डिग्री। नाउ थर्ड एंगल आपका 6x है, तो 6 और x का मतलब कभी भी आप ध्यान रखेंगे इस चीज का, 6x होने का मतलब है इसके बीच में कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं है तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है। तो 6x है तो 6 इंटू 12 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 72 डिग्री, ये आपका एंगल आ गया। तो एंगल्स आर 60 डिग्री, 48 डिग्री एंड 72 डिग्री। इसका अगर आप सम करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। बट क्या आप एग्जाम में या ओलंपियाड एग्जाम में या एनी टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना डिटेल सॉल्व करेंगे, नो नॉट एट ऑल। मैं बताता हूँ तरीका क्या होगा, लेट मी रब दिस बोर्ड। अब एग्जाम में आपका क्या होता है, ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन में आप देखेंगे जो भी मैंने एंगल निकाला वो सारे एंगल सभी ऑप्शन में है। 72 सभी में दे रखा है, 48 सभी में दे रखा है एंड 60 भी सभी में दे रखा है। सर सारे ऑप्शन तो एक ही जैसे हैं, अब इसमें कैसे आप फाइंड करेंगे आंसर क्या होगा। तो आप एग्जाम में तरीका क्या होता है, सबको ओरल सॉल्व कर लिए, 6 4 10 10 5 15, यहाँ तक तो ओरल हो गया। अब 15x इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री, 15x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 15। आपका अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो आपको ये पता चल जाएगा कि 15 से ये डिवाइड करने पे 12 डिग्री आएगा। तो x इज इक्वल टू मेरा आ गया 12 डिग्री। ये भी आपका ओरल हो जाएगा। ओरल का स्टेप मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 15x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 12 डिग्री, यहाँ तक ओरल हो गया। अब x इज इक्वल टू 12 डिग्री, तो मैं देखूंगा फर्स्ट एंगल जो मेरा है सिर्फ फर्स्ट ही पे काम चल जाएगा, बाकी का दो चेक भी नहीं करना है। फर्स्ट मेरा क्या है 5x डिग्री है, तो 5 इंटू एक्स क्या है मेरा 12 है, ये 60 डिग्री। जिसमें भी मेरा फर्स्ट में, क्योंकि फर्स्ट एंगल है ना, फर्स्ट में इसमें मेरा 60 दिखेगा वो मेरा आंसर होगा। बाकी का मुझे ये चेक भी नहीं करना है कि मैं इससे भी निकाल कर देखूं 48 आता है कि नहीं या 72 आता है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपको ऑल सॉल्व करने के लिए। एग्जाम में आपका अगर ऑल पूछा है, शायद आपको थोड़ा सा ट्रेन का आवाज आ गया होगा,
बाय द वे आपको फर्स्ट ऑप्शन जहां 60 डिग्री दिखा, आपको नेक्स्ट चेक करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। नो नीड टू चेक दिस इज द राइट और रॉन्ग, क्योंकि ऑप्शन तो इन्हीं में से कोई एक है ना। हाँ, नन ऑफ दिस दे रखा होगा अगर, तो वहां चेक करना होगा आपको, बट ये नन ऑफ दिस आपके एग्जाम में जनरली नहीं मिलेगा, ये सिर्फ बैंकिंग के एग्जाम में मिलता है। ये ऑप्शन मैंने खुद से क्रिएट किया था, इसलिए लास्ट ऑप्शन के लिए मैंने सिर्फ नॉट लिख दिया, बट एग्जाम में आपको नॉट नहीं मिलेगा। और बैंकिंग का जो तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम में नॉट मिलेगा, तो उनके लिए तरीका क्या है, फर्स्ट चेक हो गया, लास्ट चेक कर लेता हूँ, 6 से डिविजिबल होना चाहिए, 12 6 जा 72 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है, 4 है बीच वाला, 4 इंटू 12 कर लेंगे, 12 4 जा 48, तीनों ऑप्शंस मिल गए, हिट कर दिया आंसर को। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन, बिकॉज आज का सेशन काफी लंबा हो गया और मैं मल्टीपल्स ऑफ क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ इससे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ज्योमेट्री में आपको विदाउट पेपर एंड पेन आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्लीज मेरे साथ बने रहें एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अधिक से अधिक से अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और उन्हें भी रिक्वेस्ट कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट देने वाला हूँ और आपके हर एक क्लासेस को मैं ध्यान में रखकर वीडियो को तैयार करूँगा। So thank you for this session. Please give it a thumbs up and share with your friends. Jai Hind.